प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है लेकिन कैपिटलाइज कर दिया है। तो पढ़े तो यही है कि लाइक अगर कैपिटलाइज्ड कर ले, है ना, और डेप्रिसिएशन चार्ज कर दे, नो डाउट उसमें आईटी से नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में लाइक मैं क्या बोलूँ, लाइक कभी कभी क्वेश्चन ये लोग इस हिसाब से पूछता है ना कि देखो होता क्या है, हम लोग वो चीज़ पढ़ा नहीं रहता है, मतलब पढ़ा ही रहता है, लेकिन उस पढ़ने वाले चीज़ में भी कुछ ऐसा एक्सेप्शनल वाला चीज़ पूछता है ना, जो वो चीज़ हम लोग नहीं पढ़ा रहता है। अब उसके बाद होता क्या है कि जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा, वो लोगों ने देख लिया कि भाई अभी ये चीज़ आया है, तब फिर वो लोग नया प्रोविज़न बन जाता है। मैं वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे जो एग्ज़ाम्स थे कैसे गए। लाइक जैसे आपने प्रीवियस वीडियो मेरा देखा ही होगा जो कि है, तो उस वीडियो में मैं आपको बताया था कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, लाइक मेरे साथ क्या हुआ एग्ज़ाम में। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए उसको। और मैंने शॉर्ट्स अपना अपलोड किया था लाइक एग्ज़ाम ओवर होने के बाद भी, क्या कैसा था कैसा नहीं था मेरा एग्ज़ाम। लेकिन मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि भाई मेरे कैसे एग्ज़ाम्स गए और एमसीक्यूज़ कैसे गए उस हिसाब से, ठीक है ना। और कुछ कुछ मैं बात बताऊंगा जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, और जो सी इंटर का मैंने एग्जामिनेशन दिया तो उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो पहले शुरू करते हैं एडवांस अकाउंटिंग से। तो वो एडवांस अकाउंटिंग का जो एग्ज़ाम था वो जैसा होता है वैसा ही था, ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ पूछा था, ठीक था। और थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन भी काम आ रहा था, जैसे ब्रांच काउंटिंग हो गया। तो ब्रांच काउंटिंग में क्या है कि अपन लोग पैटर्न देखते हैं कि भाई पहले कौन सा आया था, फिर कौन सा आया था, कौन सा आया था। तो अभी वाला जो एग्ज़ाम था उस हिसाब से पैटर्न तो यही बन रहा था कि फॉरेन ब्रांच आ सकता है और मैं तो जर्नल एंट्री आ सकता है। तो जर्नल एंट्री पूछा। तो मेरा कैसा गया एग्ज़ाम, तो एमसीक्यू का बात किया जाए तो एमसीक्यू वाज लाइक गुड, नॉट दैट मच, लाइक ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ कुछ अलग ही सा पूछा था। और एमसीक्यू में मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ, लाइक एमसीक्यू में ना, जैसे कि आपको मालूम है कि सबका एमसीक्यू सेम नहीं रहता, अलग अलग एमसीक्यू रहता है। जैसे कि ये मेरा पहला एमसीक्यू था, जैसे आप देख रहे हो, ये एमसीक्यू आपका था ये जिसमें बायबैक हो गया, कैश फ्लो हो गया, ये सब का एक मिक्सचर वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, अब इसमें कंफ्यूज कैसे होता बताता हूँ, लाइक पता नहीं अब ये ठीक भी है। और देखो क्या है, जैसे ये पहला क्वेश्चन था, इसमें लिखा एज पर प्रोविजन, इसमें बताना है कि सीआरआर कितना बन सकता है, ठीक है। तो अब ये पहला मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये पहला मेरा क्वेश्चन है सीआरआर कैसे बन सकता है, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग होता है केस बेस, यहाँ से कुछ नहीं बोला गया सीआरआर के बारे में, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन का जो लिंक है वो एकदम लास्ट पैराग्राफ जो है ना, प्रेफरेंस शेयर वगैरह ये सब रिलेटिंग वगैरह जो बोला गया बायबैक वाला, इसमें सीआरआर बनता है, ठीक है। तो जब पहला एमसीक्यू करेंगे तो सर ने बोला कि जब कोई एमसीक्यू करो तो पर्टिकुलर उसी का देखो वही पैराग्राफ में आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं देखा ही ये वाला एमसीक्यू का पैराग्राफ यहाँ दिया हुआ है, तो फिर मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने का ट्राई किया, तो मेरा 10,40,000 आ गया, ठीक है ना, जो ठीक था 10,40,000 आ गया। मतलब कि हाँ भाई डायरेक्टली आंसर आ गया, और मतलब ठीक क्या है, डायरेक्ट कैलकुलेशन सही था। मैंने मिलाया ना घर आके, पता है क्या था इसमें, इसमें भाई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है नीचे। यानी यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, जिससे शेयर कम हो गया, उसके बाद फिर ये लास्ट पैराग्राफ है। ये लास्ट पे मतलब ये जो है, ये वाला क्वेश्चन लास्ट पैराग्राफ से पूछा गया। इसका मतलब ये है कि शेयर रिडक्शन करके उसका बायबैक निकाला था। मैं टोटल में बायबैक निकाल दिया, मतलब मैं टोटल में सीआरआर निकाल दिया, ठीक है। तो इसके कारण ये रॉन्ग हो गया। और फिर क्या है कि ठीक था, उस हिसाब से था। और इसका एमसीक्यू भी ठीक था, लाइक प्रेटी जो, ठीक है ना। और एक और ये एमसीक्यू था लाइक जो AS2 से पूछा गया था, तो उसमें ना बोरोविंग कॉस्ट या कुछ तो उसका भी कैपिटलाइज होता, तो वो वाला कैलकुलेशन में भूल गया लाइक, ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक था। और जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट का बात किया जाए तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट बस लाइक सो लेंदी भाई, मतलब जैसे मैंने जनवरी में भी एग्जाम दिया था, तो मुझे डिस्क्रिप्टिव पार्ट उतना लेंदी नहीं लगा जितना इस बार लगा। लाइक लेंदी ऐसा कि क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछते हैं ना, क्वेश्चन में दो चीज हो सकता है। एक तो भाई कोई ऐसा सिंपल पूछेंगे, लेकिन उसमें इतना इन डेप्थ में आपको कॉन्सेप्ट लगा रहेगा ना कि अगर आप अच्छे से पढ़े हो तभी आपका वो सॉल्व होगा। लेकिन ये लोग कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है ना जो कि होता है एकदम सिंपल है, जिसमें कुछ माथापच्ची है ही नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन होता क्या है, अब हम लोग सी स्टूडेंट है, हम लोग को अगर कोई सिंपल भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है तो हम लोग का माइंडसेट कैसा रहता है कि भाई ये सिंपल नहीं होगा, कुछ ना कुछ हिडन एडजस्टमेंट इसमें जरूर रहेगा। वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हुआ। जब मैं जनवरी में एग्जाम दिया था तो मेरा थॉट ये था कि भाई पहले 14 मार्क्स का कोई क्वेश्चन करना है, क्योंकि मेरा छूट ही जाता था भाई 14 मार्क्स का कोई एक, तो ठीक है। तो मैं क्या किया था उस टाइम जब मैं जनवरी का था, तो मैंने कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला किया था, जो कि मेरा 20 से 25 मिनट में हो भी गया था। वही माइंडसेट से इस बार गया था, सब दिक्कत हो गया। क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन था, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ना था ये, हाँ, ये 2 नंबर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन था फाइनेंस। तो इसमें क्या हुआ, जितने भी एडजस्टमेंट थे ठीक थे, कुछ घुमा के नहीं गया था। लेकिन जिस हिसाब से ये दिया गया था 14 मार्क्स का, तो मन में ऐसा था कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा हिडन एडजस्टमेंट हो सकता है, या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे बैलेंस शीट मैच ना करे। विश्वास नहीं करो, ये मेरा 45 मिनट से सिर्फ ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन में लग गया, सिर्फ 45 मिनट्स, ठीक है। फिर ये सिंपल ही सिंपल बन रहा था, लेकिन मैं एक ईजी सा भी एक टॉपिक था तो उसमें ज़्यादा ही घुस गया था कि बाई चांस इसमें कोई हिडन एडजस्टमेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसके कारण मैं टाइम चला गया इसमें। और बाकी बात तो ठीक था। और फिर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहला क्वेश्चन पढ़ा,
तो अच्छा भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये तो लाइक जो डायरेक्ट मेथड से जो कैश फ्लो होता है ना, वो पूछा गया है, कैश सेल, कैश परचेज, ऐसा ये क्वेश्चन एग्जाम मतलब स्टार्टिंग में भी लिखा था, गुड्स सोल्ड किया और कैश वगैरह में, फिर क्रेडिट वगैरह में। मैं सोचा ये, फिर लास्ट में जब इसे देखा नीचे में कि बार पूछा क्या गया, तो इसमें बोला कि भाई आपको कैश फ्लो बनाना है इनडायरेक्ट मेथड से। तब फिर बोला अबे यार फिर इनडायरेक्ट मेथड से, तो बस ये ए जो था ना, इसमें थोड़ा सा मेरे को समय लग गया। और एक तरह से देखा जाए तो ये भी ठीक था, सिंपल था। उसके बाद फिर आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, यानी इस बार जो एडवांस अकाउंट्स का पेपर था ना, वो ऐसा था कि आपको सब चैप्टर से कुछ ना कुछ पूछा गया ही है। ऐसा कभी होता नहीं है कि भाई आपका अमल का ये इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन दोनों एक साथ पूछता है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अगर मानो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिविडेंड वाला जो 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन छोटा वाला बनता है, वो लास्ट का 6 नंबर पर डाल देता है। ठीक है, या अगर फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का 4 या 5 मार्क्स को छोटा सा कोई 4-5 जर्नल एंट्री पूछ लेता है। ठीक है, जो कि ऐसा हुआ भी था जनवरी में भी, सितंबर में भी, आपको मालूम है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि दोनों से पूछा। अच्छा, 14 मार्क्स का तो पूछ लिया और 8 मार्क्स का भी आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से पूछा ही है। और इसमें क्या है, से मेरा मुझे लाइक थोड़ा लेंदी लगा ये पेपर, एज लाइक मेरा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टाइम चला गया, जिसके कारण ना मेरा एक अमलगमेशन वाला एक जो सम्स मुझे करना था, ये मेरा 14 मार्क्स का। और लास्ट में जो जर्नल एंट्री जो पूछा गया था, इसमें भी 2-3 एंट्री मेरा जो है छूट गया था, क्योंकि वो इन्विजिलेटर है पेपर। आपको मालूम है यार, प्रीवियस वीडियो देख लो किस हिसाब से ये लोग करते हैं, ठीक है ना। तो उसके कारण ये जो है छूट गया मेरा, ठीक है, मतलब 2-3 जर्नल एंट्री छूट गया। और एक हिसाब से देखा जाए तो द पेपर वाज लाइक प्रीटी गुड, उतना नहीं कि हाँ भाई प्रिजम्पशन स्कोर कर देता, लेकिन वो 14 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद दूसरा पेपर आता है आपका ये लॉ का। भाई लॉ का पेपर ना एक तरह से देखा जाए तो इजी ही था, ऐसा नहीं कि इजी मतलब बुक से पूछा गया इजी, ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कर देगा, नहीं, इजी मतलब कि वो बुक से ही पूछा गया था, ज्यादा इसे घुमाया नहीं गया था क्वेश्चन में। जो अगर पढ़ के गया बुक अच्छा से प्रोविजन अगर किया हुआ है, तो वो आराम से इसको इजीली स्कोर कर लेगा इसमें। लेकिन एमसीक्यू ना दिखने में है इजी, लेकिन घाव करे गंभीर वैसा टाइप में था। इसमें बना कैसा था, लाइक एमसीक्यू में लाइक 2 से 4 को एमसीक्यू ऐसा होगा, यार वो लग रहा था इजी है, लेकिन अगर थोड़ा मतलब उसमें थोड़ा घुसा जाए ना उस एमसीक्यू में, तब पता चलेगा कि इसका गहराई किस टाइप का है। अब जैसे कि मैंने एमसीक्यू तो ठीक था, ठीक है, लेकिन आपका जो एक मेरा एक इसमें क्वेश्चन था, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ना ये एक 15 नंबर वाला एक सीएसआर वाला था, कि भाई ये सीएसआर के लिए एलिजिबल वगैरह है कि नहीं। तो इसमें प्रीवियस ईयर का हम लोग देखता है, लेकिन करंट ईयर का क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हम लोग तो प्रीवियस ईयर का मतलब देखता है, लेकिन करंट ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया था। तो उस टाइम कौन उतना दिमाग लगाएगा, डायरेक्टली देखा भाई क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है भाई, जो भी मतलब क्राइटेरिया होता है कि 500,000 है ना, 5 करोड़ से ज़्यादा नेट प्रॉफिट होना चाहिए, इस हिसाब से क्राइटेरिया देखा जाता है। तो उस हिसाब से तो हम लोग स्पीड में कर दिए, हाँ भाई इसमें क्या नाम है, टर्नओवर नेटवर्क से जो भी जितना भी एलिजिबल होता है, वो सबके लिए मतलब सब एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं, तो उस हिसाब से होगा। लेकिन इसका ये आंसर नहीं होगा, दूसरा आंसर होगा, क्यों, क्योंकि शेयर को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और इसमें 2-4 क्वेश्चन ये वाला, एक तो वो स्टेट गवर्नमेंट वाला और वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। यार स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हम समझते हैं, ठीक है, समझते थे, लेकिन बात यह है कि उसमें डायरेक्टली ऐसे पूछा था कि पीएसयू वगैरह, तो उसमें नो डाउट भाई कोई भी कंफ्यूज होगा दिमाग में, तो मुझे भी लाइक ऐसा पता था कि भाई वो तो स्टेट गवर्नमेंट क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उसने तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूछा है, लेकिन पीएसयू भी बोला है, तो मे भी ये पीएसयू में भी लग सकता है, ठीक है ना, मतलब ऐसा कंफ्यूजन था, ये लोग घुमा के ऐसा पूछा गया है। 10,000 से ज्यादा है तो भाई इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, उस हिसाब से था, है कि नहीं। तो उस हिसाब से तो भाई मैंने लगा दिया। लेकिन इसका एमसीक्यू भी मतलब ठीक था, लेकिन 2-4 एमसीक्यू थोड़ा उतना इन डेप्थ में पूछ लिया ना, जिसके कारण हुआ क्या कि वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ठीक है। वैसे ये भी ठीक था उतना, वैसा कुछ नहीं कि हाँ भाई फालतू गया, ये ठीक था। और लेकिन हम्म अब बात आता है टैक्स का। भाई इसका मैं क्या ही बोलूं, लाइक आई एम नो वर्ड फॉर इट, लाइक इस टाइप का ये लोग मतलब, देखो एक होता है कि आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट पढ़े हो, है कि नहीं, जो आप पढ़े हो वो एक्सपेक्ट करते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ आए तो उसी से रिलेटेड कुछ आए, तो हम लोग दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ अगर कोई पढ़ा है तो डायरेक्टली कर देगा। इसमें ना यार कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे ना, कुछ कुछ क्वेश्चन इस हिसाब से पूछे गए थे कि मैं क्या एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, एमसीक्यू वाज लाइक वेरी इजी, एक तरह से देखा जाए तो अगर पढ़ा हुआ है तो वेरी इजी, लाइक। लेकिन मेरा इसके से मायने में मतलब गलती में किस हिसाब से गलती हुआ वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें आराम से 26-28 स्कोर किया जा सकता था, ठीक है, एमसीक्यू में।
लेकिन ना डिस्क्रिप्टिव पार्ट में लाइक कोई क्या बोलूँ, लाइक कभी-कभी क्वेश्चन ये लोग इस हिसाब से पूछते हैं ना कि देखो होता क्या है, हम लोग वो चीज़ पढ़ा नहीं रहता है, मतलब पढ़ा ही रहता है, लेकिन उस पढ़ने वाली चीज़ में भी कुछ ऐसा एक्सेप्शनल वाला चीज़ पूछता है ना, जो वो चीज़ हम लोग नहीं पढ़ा रहता है। अब उसके बाद होता है क्या है कि जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा, वो लोगों ने देख लिया कि भाई अभी ये चीज़ आया, तब फिर वो लोग नया प्रोविज़न बन जाता है। मैं आपको बताता हूँ, मेबी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन आप बोलना अगर आपको मेरा कुछ ऐसा लगे तो। अब इसमें ना आपका एक 6A में जीएसटी में 6A में एक क्वेश्चन था, ये आपका आईआईटीसी वगैरह वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना? तो इसमें एक एडजस्टमेंट है। क्या लिखा है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मेकिंग फाउंडेशन स्ट्रक्चर सपोर्ट प्लांट एंड मशीनरी के लिए एंड विच कैपिटलाइज़ कर दिया बुक में, ठीक है? मतलब प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है लेकिन कैपिटलाइज़ कर दिया है। तो पढ़े तो यही है कि लाइक अगर कैपिटलाइज़्ड कर ले, है ना? और डेप्रिसिएशन चार्ज कर दे, नो डाउट उसमें आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इसमें भी नहीं मिलना चाहिए। मैंने जब इसको मैच किया तो पता है क्या पता चला? मतलब एक सर का मैंने मैच किया था सजेस्टेड आंसर, तो उसमें ये पता चला कि प्लांट एंड मशीनरी की जगह कंस्ट्रक्शन ऑफ वो होता ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह आता है, उसका अगर कैपिटलाइज कर देता तब नहीं मिलता। प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड अगर आप कैपिटलाइज करके डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो ना, मतलब उस हिसाब से इसमें कैपिटलाइज बोला गया है, तो एक तरह से अगर कैपिटलाइज किया तो नो डाउट डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा ही, तो उसने आप लोग आईटीसी दे सकता है। मैं बोला यार ऐसा तो चीज़ नहीं है। देखो मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, मे बी मेरे से कोई पॉइंट छूट गया, लेकिन मैंने जितना भी पढ़ा है इस हिसाब को तो भाई मैंने पढ़ा नहीं। मैंने तो इतना पढ़ा है, प्लांट मशीनरी हो या कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, दोनों में से अगर किसी का भी अगर खर्चा आप अगर मतलब कैपिटलाइज कर दो ना, तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं होते आईटीसी के लिए। लेकिन इसमें आईटीसी के लिए एलिजिबल है पता नहीं, आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। और ये वाला जो क्वेश्चन था बी वाला, मतलब ये 5 का बी वाला था, ये तो एआई से बनाया गया था, एक अलग से ये क्वेश्चन था। ये लास्ट में मुझे समझ में आया कि वो शायद कोई न्यू क्वेश्चन था, ये ऐसा कभी पूछा गया नहीं है। और जीएसटी का एक तरह से देखा जाए तो जीएसटी ठीक था, ऐसा नहीं कि हाँ भाई कुछ था, अमेंडमेंट भी अच्छा खासा आया था, तो वो तो मैं करके गया था, तो मेरे से जीएसटी तो हो गया। लेकिन इनकम टैक्स में क्या बोलूँ, लाइक इनकम टैक्स में जैसा कि आप लोग मेरा रिव्यू देखे भी होंगे, जिसमें मैंने बोला कि लास्ट के लिए मैंने छोड़ा था वो टोटल इनकम का, वो लास्ट के लिए छूट गया, ठीक है ना? अब हुआ क्या कि टोटल इनकम का एक तरह से देखा जाए तो हम लोग सोचते हैं कि भाई टोटल इनकम का एक पीएनएल दिया रहेगा, मतलब एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर का दिया रहेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से अपने को करना पड़ता है। तो अगर मानो क्या होता है, ये अगर टाइम भी नहीं रहता ना आपके पास, तो आप लोग क्या करोगे? ये नो डाउट कोई भी करेगा कि भाई जो भी कुछ इनकम अदर सोर्स का या कुछ भी डायरेक्टली उसको अपन लोग क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। लेकिन वही मैं करने का सोचा, लेकिन जब मैं शुरू किया ना इसका, तो सारे ही पैराग्राफ्स में थे, बड़े बड़े पैराग्राफ्स में थे, उसको पढ़ना पड़ता और कोई भी डायरेक्टली वैसे पेस्ट नहीं कर सकते है ना, उस टाइप का इसमें मतलब बनाया गया था। और इसके कारण ये छूट गया। और ये रेसिडेंशियल स्टेटस का भी जो क्वेश्चन था, वो भी मेरे पास टाइम नहीं, मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस का जो 2 का ए था ना, वो तो वो भी मेरे से लाइक वो जल्दीबाजी में मैं कर दिया, लाइक वो उसको भी मेरा मतलब टाइम लग गया मेरे को, वो लास्ट में जो एफएमवी वगैरह क्या दिया हुआ था, तो उसको पढ़ने में टाइम लग गया। और बात है यार एमसीक्यू का, भाई मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, लाइक एमसीक्यू का इस बार मैंने क्या किया था एमसीक्यू के लिए, लाइक एमसीक्यू के लिए मैंने अच्छे खासे केस बेस में अच्छे खासे क्या पूरे केस मतलब केस स्टडी जो बुकलेट्स मिलता है ना आईसीए का, वो मैंने कर लिया था। इवन मैंने एडवांस अकाउंटिंग का सारा कर लिया था, और ये लॉ का भी सारा कर लिया था, और ये जो टैक्स है ना इसका भी मैंने कर लिया था, 2-4 एमसीक्यू को छोड़ के बाकी बस सारे केस स्टडी कर लिया था। इवन एमटीपी आईटीपी जितने भी ये तमाम कर दिया था मैंने। लेकिन बात क्या हुआ कि ये था इजी, ठीक है, इसमें था। लेकिन ना एग्जाम में क्या होता है कि ना, अब जैसे मानो कि एमसीक्यू कट होता है, तो अगर सी स्टूडेंट है या टीचर्स है तब समझते हैं, लेकिन अगर और कोई सोचेगा तो बोला भाई ये पढ़ाई नहीं किया। ऐसा मैं इस बार नहीं बोलूंगा, मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया था, लाइक मेरा जितना कैपेसिटी उस हिसाब से मैंने पढ़ाई किया था, ठीक है ना? मैंने इसमें कोई कमी तो छोड़ा नहीं कि हाँ भाई कुछ एमसीक्यू जैसे मैंने प्रीवियस मतलब जब मेरा लास्ट एग्जाम था, मतलब लास्ट एग्जाम था, तो उसमें मेरा क्या हुआ था कि एमसीक्यू में मेरे मार्क्स ही नहीं होते थे, तो मैं सोचा इस बार एमसीक्यू में थोड़ा फोकस करते। लेकिन क्या होता है कुछ-कुछ चीज़ ऐसी होती है ना, वो 3 घंटे में आपको ना शो नहीं कर सकते, ठीक है ना? एमसीक्यू सारे ईज़ी थे, ऐसा नहीं कि कोई था। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि ना, जो एग्ज़ाम देता है ना, वही बोल पाता है और वही फेस कर पाता है कि एक्चुअली है क्या। उतना समय में लाइक आप वो प्रोविज़न याद करना, फिर वो राइट नहीं बायस होता आपके मन में कि भाई ये राइट भी है कि नहीं, है कि नहीं? उस हिसाब से। अब जैसे ये 2 नंबर पे एमसीक्यू था, इसमें ना वो एटीसी का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी एचपीसीसीडी का पूछा गया था। तो इसमें क्या था कि ना दिमाग में ये था कि 1.5 लाख तक अलाउ होता है, ठीक है? 1.5 लाख तक टोटल कॉम्बाइन में अलाउ होता है, इससे ज़्यादा होता है तो वो एग्ज़ाम्प हो जाता है, ठीक है? तो मैंने क्या किया इसमें ना मैं पढ़ा तो स्पीड में मैं क्या हुआ कि वो न्यू टैक्स रेजिम वाला वो पढ़ना मैं भूल गया, ठीक है? तो मैंने क्या किया इसमें पढ़ा, तो ये जो 20166 जो न्यू न्यू मतलब रेजिम से जो निकल रहा है एटीसीसीडी वाला, वो आ रहा था, मेरा भी आ रहा था, तो मैं इसमें लगाने वाला था। लेकिन फिर मैं सोचा कि यार ये तो यार 1.5 तक ही अलाउ है, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है, तो फिर मैंने 1.5 में लगा दिया। फिर मैं घर आके देखा यार न्यू रिजिम में तो कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं होता, वन मतलब ये जो छोटा-छोटा चीज़ है ना यार, आपको बहुत अच्छे से
जब आप क्लासेस कर रहे हो ना, तो उसीलिए हमको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा और ये सब में टिक लगाना पड़ेगा। हम लोग तो सोचते हैं ना सिंपल, हम लोग प्रोविज़न पढ़ लिए तो भाई एग्ज़ाम में ये आ जाएगा, वैसा नहीं आता एग्ज़ाम में। वो बहुत छोटी-छोटी पढ़े हुए हैं, पढ़ा हुआ से कोई बाहर से नहीं पूछता, लेकिन छोटा-छोटा चीज़ें ना उसी से पूछ लेता है। जैसे ये वाला गलती हुआ, ठीक है ना? तो 1.5 में लगा दिया और उस हिसाब से क्या हुआ कि ये स्लम शेल वाला क्वेश्चन था, इसमें तो आपको मालूम है ये क्वेश्चन है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस वाला और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस वाला, ये 2 ऑप्शन है। इस 2 ऑप्शन में से मतलब कन्फर्म ये कौन-सा कोई भी हो सकता है। और भाई इसमें पेटेंट में डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। अरे पेटेंट पे डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होने लग गया? अमोर्टाइज़ेशन होता है उसमें, तो पेटेंट पे डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होने लग गया? हर बात आता है जीएसटी का। भाई जो दुःख होता है ना, लाइक आप अगर किए हुए एमसीक्यू राइट को अगर रॉन्ग कर दो ना, उससे ज़्यादा दुःख नहीं होता। अब मेरा क्या हुआ कि मैंने इससे 2-3 एमसीक्यू क्या किया था, राइट कर दिया था एक बार में, बहुत शॉर्ट में मेरा राइट हो गया था। लेकिन हुआ क्या कि जब इन्विजिलेटर मेरा पेपर ले रहा था ना, तब उस टाइम में जल्दी से उसको मतलब इरेज़ करके रॉन्ग मैंने कर दिया 2 से 3। मैं आपको दिखाता हूँ। एमसीक्यू जो जीएसटी का मेरा पहला एमसीक्यू था, वो पूछा गया था, वो टीसीएस वाला पूछा गया था, ठीक है? टीसीएस वाला पूछा गया था, भाई टीसीएस कितना होगा? तो उस हिसाब से क्या हुआ कि मेरा इसमें देखो, मैंने इसमें ना ये पेन से भी लगाया था, इसे पेन से भी लगाया था, 1925 होगा इसका आंसर, ठीक है? एक बार में निकल गया। फिर क्या हुआ, मेरे मन में आया, ये जो टीसीएस और टीडीएस का जो जीएसटी में क्वेश्चन पूछा है ना यार, ये लास्ट 2 अटेम्प्ट से पूछ ही रहा है एमसीक्यू में, ठीक है ना? तो पिछले बार पूछा गया था कि टीडीएस है जिसमें टोटल मतलब अमाउंट जो हुआ है, उसमें एग्जाम सप्लाई पूछा गया कि भाई ये एग्जाम सप्लाई इतना है, तो हम लोग तो एग्जाम सप्लाई को कंसिडर नहीं करते, तो उसको माइनस करके फिर जो भी हुआ जीएसटी हटा के हम लोग जो है, और जो जीएसटी हटा के टोटल अमाउंट 2.5 लाख को एक्सीड करेगा, तब उसमें हम लोग टीडीएस कट करते। 2 अटेम्प्ट से यही पूछ रहा था, लेकिन इस पर पूछ ले टीसीएस। तो मैंने तो ये नॉर्मल भाई जो एग्जाम सप्लाई है माइनस करके, फिर वो जो जीएसटी वाला कंपोनेंट है उसको माइनस करके जो नेट अमाउंट बचता है ना जीएसटी को हटा के, उसमें देखा जाता है कि पर 2.5 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? तो उस हिसाब से मैंने कर दिया। फिर मैं सोचा कि भाई लास्ट अटेम्प्ट में 2 बार टीडीएस के बारे में पूछा, इस बार टीसीएस के बारे में पूछा गया। तो नो डाउट टीसीएस में तो यार जीएसटी इंक्लूड करके लेना चाहिए, जीएसटी इंक्लूड करके चार्ज होगा। भाई ये भाई मतलब क्या मतलब ये छोटा-छोटा चीज़ है, लाइक अभी से आप लोग पढ़े हो तो आप लोग को दिमाग में होगा, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में ये छोटा-छोटा चीज़ में बहुत गलती हो जाता है। वो समझ नहीं पाओगे कि हाँ भाई ये क्यों हो रहा है ऐसा, है कि नहीं? तो इस हिसाब से क्या हुआ कि ये वाला मेरा एमसीक्यू राइट वाला एमसीक्यू को मैंने रॉन्ग कर दिया। उसके बाद जो नॉटिकल माइंस वाला एक क्वेश्चन था ना जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा गया था, भाई ये देखो तमिलनाडु है ना, ये पॉइंट मैंने किया था, ठीक है? तमिलनाडु होगा। क्यों? क्योंकि जिसका नॉटिकल्स माइन कम होता है, मतलब जो स्टेट क्लोज होता है ना, तो वही होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। मैंने इसे तमिलनाडु डॉट किया था। फिर मैंने पढ़ा, ठीक है ना? बात जो बोलता है सही बोलता है, ये ज़्यादा इसमें घुसना मत, ज़्यादा घुसेगा तो राइट चीज़ भी रॉन्ग कर देगा। वही मेरे साथ हुआ। इसमें मैंने क्या किया, लास्ट में अच्छे से पढ़ा कि ये रजिस्टर्ड वाला चीज़ देख लिया मैं। मैं फिर दिमाग में एक नया कॉन्सेप्ट घुस गया कि अगर भाई रजिस्टर्ड है, तो जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा ना, इर्रिस्पेक्ट ऑफ नॉटिकल्स माइन। भाई साहब, राइट वाला चीज़ को मैंने कर्नाटका लगा दिया, तमिलनाडु एक ही रॉन्ग हो गया, ठीक है? उसके बाद फिर ये जो 12th नंबर है, वो जो सर्विस को इंपोर्ट करता है ना, तो उसका वैल्यू कुछ है। इसमें ये एमसीक्यू था, इसमें इसमें क्या पूछा गया था कि एक्स एम्प्लॉयी है, तो वो एक्स एम्प्लॉयी इज़ नॉट अ लाइक पार्टनर ऑफ दैट फर्म, ठीक है ना? मतलब वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको? रिलेटेड पर्सन नहीं होता, तो ये तो सप्लाई होगा नहीं, और इसमें सप्लाई इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि उसका कंसिडरेशन पे नहीं किया। तो इसका तो होगा नहीं क्योंकि अनरिलेटेड है और कंसिडरेशन पे नहीं किया, तो उसमें तो ये ट्रांज़ैक्शन होगा ही नहीं, ठीक है ना? तो मैंने क्रॉस भी किया। फिर मैंने ये पढ़ा, लेकिन ये वाला चीज़ मैंने ना पढ़ना भूल गया, ठीक है ना? मतलब ये वाला चीज़ पढ़ा है, लेकिन ये चीज़ मैंने पढ़ना भूल गया, ये कि पे कर दिया। मतलब एक पार्टनर है, जो रिलेटेड पर्सन होता है पार्टनर, जिससे सर्विस तो लिया, लेकिन उसके लिए पे कर दिया। इवन अगर आप कंसिडर मतलब फर्दर कोर्स ऑफ बिज़नेस में भी यूज़ ना करो, तभी भी लेकिन पे कर दिया ना, तो वो वाला कंसेप्ट मतलब अप्लाई नहीं होता कॉन्सेप्ट कि भाई वो फर्दर कोर्स ऑफ बिजनेस में किया कि नहीं, वो टैक्स मतलब वो टैक्सेबल होता है क्योंकि पे कर दिया है, ठीक है? तो उस हिसाब से था, तो इससे भी ये रॉन्ग हो गया। और ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक ये छोटा-छोटा जो चीज़ है ना जिसको हम लोग इग्नोर मतलब क्या, वो एग्ज़ाम में हो जाता है, उसको गलती नहीं बोलेंगे, वो हो ही जाता है। देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कोई होगा उसका राइट हो गया तो बात अलग है, जिसका एक बार में क्लिक कर देता बात अलग है। लेकिन बस यही है, छोटा-छोटा चीज़ के कारण ना क्या होता है कि जो चीज़ राइट होता है ना वो भी रॉन्ग हो जाता है। तो इस हिसाब से पेपर का मेरा रिव्यू था, ठीक है? और आप लोगों का कैसा एग्ज़ाम गया, प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन